और हर आदमी अपनी जिंदगी में चाहता है कि उसके पास कुछ टाइम हो जिससे वो अपने फैमिली को और अपने खुद को कुछ समय दे सके। तो जब मैंने सक्सेसफुल लोगों का वीडियो देखा और जब मैंने उसके सारे विजन देखे, तो सर मुझे लगा कि मेरी सोच गलत थी। मुझे ऐसा लगता था सर कि मोदी केयर तब मैं कर पाऊंगा जब मेरे पास टाइम होगा, लेकिन आज की तारीख में ये सच पाया मैंने कि मोदी केयर करके मैं अपने समय को बढ़ा सकता हूं। और सर आज मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, कि केवल 2 साल हुआ मोदी केयर करते हुए। और सर मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 160 घंटे रोज काम करने लगा। ठीक है जी जाहिद भाई। जी सर। अब मैं आप ही के अंदर एक करेक्टर घुसाना चाहता हूं, मतलब आप ही को एग्जाम्पल बनाना चाहता हूं। आप मेरी वाट लगा दीजिए इसी बात पे, मेरे मेरे जवाब को सिरे से उड़ा दीजिए, मेरी थोड़ी सी बेइज्जती कर दीजिए, मेरे को थोड़ा सा नीचा दिखा दीजिए, मतलब यूं ही लफाड़ी पने में। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि आप 104 घंटे काम कर रहे हैं, 110 घंटे काम, कैसे पॉसिबल है कि ये हो सकता है? बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हमको। अब आदमी, हम इंसान हैं, मतलब आदमी एक जानवर थोड़े था कि जो भी आप कहेंगे वो मान लें। जाहिद भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बार बार सारे फोरम के लोगों एक चीज नोट करते रहना, मैं एक लाइन का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ भी कहे, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मान लो एक प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो इधर वो मुंह से बोलता महंगे हैं, तो जो कंसल्टेंट ऐसे ऐसे उसकी मुंडी ऐसे हिलने लगती है, जैसे कि बस उसकी बात पूरी हो और अभी वो उसके ऊपर चढ़ बैठे, नहीं 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 मेरे प्रोडक्ट महंगे नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अब मैं एग्जांपल बताता हूं, जाहिद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रट्टा मार लो, इसको रट लो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रोस्पेक्ट भले चाहे जितना बेवकूफियाना बात कर रहा हो, आपने यही कहना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना जाहिद भाई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं आपके दिल में जो भावनाएं हैं और जो चीजें हैं, और जो हाल आपका है, मैंने तो अपने अपलाइन को इससे भी ज्यादा बुरा भला कह दिया था। लेकिन जब उन्होंने मुझे एक वीडियो दिया और जिसमें मैंने एक बहुत ही सफलतम लेडी के बारे में सुना कि वो एक दिन में 10,000 घंटे काम करती है, तब मेरी आंखें खुली, ये कैसे हो सकता है। तो यकीनन जाहिद भाई ये पॉसिबल है। अगर आपको घंटे बढ़ाने का मन हो तो कहिए, तो मैं पेपर पे बता दूं कैसे बढ़ेंगे। मैं क्या ठीक कर है। रहा हूं इस समय, मैं क्या कर रहा हूं इस समय, नोट कर लीजिए सब लोग। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये लाइन रट लीजिए। अब दूसरी लाइन का प्रयोग मैं बताऊंगा आपको। जी जाहिद भाई थोड़ा और ऊपर आइए, रोलर चलाइए। बहुत देखे हैं आप जैसे, बहुत देखे हैं आप जैसे। अरे आप जैसे अपने, बहुत। अरे आज अरे जाहिद भाई मौका मिला है, दिल की भड़ास निकाल ही लीजिए ना पूरी कायदे से। तो भड़ास आपके लिए हो तो निकाल। मोदी केयर में नहीं, आने के बाद भड़ास खत्म हो गई। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो बस रोल प्ले कर दीजिए, रोल मॉडल बन जाइए। अरे फिर भी आप, कैसे हो सकता है? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप लोग जो है वो एक ठगी का धंधा शुरू कर दिए हैं, और लोगों के पास जा कर के उनको परेशान, आप काम धाम कुछ है नहीं क्या आपके पास? सबको लिए परेशान, के झोला लिए परेशान करने चले जाते हैं। तो कुछ। जाहिद भाई आप आपकी बात मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूं और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं ये भी साथ में ऐड करना चाहूंगा, जाहिद भाई आप तो जानते ही हैं, अब एक लाइन नोट करिएगा, आप तो जानते ही हैं। पहली लाइन बोली है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दूसरी लाइन में क्या बोल रहा हूं, आप तो जानते ही हैं। बस ये छोटी छोटी लाइन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सेकंड लाइन है आप तो जानते, ये अलंकार हैं, ये बातचीत करने के अलंकार शब्द हैं जो आपको यूज करने हैं। तो जाहिद भाई आप तो जानते ही हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है, और आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पुलिस जब तक डंडा मारती नहीं है तब तक लोग हेलमेट लगाते नहीं है। और जाहिद भाई हमें अच्छे से पता है कि आप ये भी जानते हैं कि सबकी सेहत सबके लिए बहुत जरूरी है,
लेकिन सब टहलने जाते नहीं है। और जाहिद भाई ये तो आपको बिल्कुल निश्चित रूप से पता है, इतने जानकार आप हैं, ये मुझे जानकारी है। अपनी जिंदगी को बेहतर करने की जिम्मेदारी खुद उसी इंसान के ऊपर होती है, पड़ोसी के ऊपर नहीं होती है। तो आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोग हैं सर जो बेवकूफ बनाते हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं सर, ऐसे लोग हैं जो दूसरों को यूज करते हैं। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहे सर, ये सच है। लेकिन सर जैसा आप जानते हैं ये आधा सच है। आधा सच ये भी है, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, आप जैसे ईमानदार लोग भी हैं मार्केट में, आप जैसे अच्छी सोच वाले लोग भी हैं मार्केट में। मैं ये कैसे मान लूं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं है? अरे भैया अभी हमारे पास पैसा वैसा है ही नहीं, और हम इतना परेशान चल रहे हैं, और कितना मार्केट देखिए कितनी बैठी हुई है, और आप कह रहे हैं मोदी कह के कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आप आगे आगे कहोगे पैसा दो। शाहिद भाई आप बिल्कुल बेहतरीन बात कर रहे हैं, और ये आप ही नहीं, इस समय तो हाहाकार मचा हुआ है। और अभी चंद दिन पहले की बात है, जैसे बात मैंने आपसे करी और आपने जवाब दिया, इससे भी खतरनाक जवाब हमने दिया था जब हमारे अपलाइन ने हमको जो है फोन किया था। हमने तो उनको दौड़ा लिया था कायदे से कि भैया ये मतलब बताओ, इधर उधर सब आफत मची हुई है और वहां तुम समझ के ये कर रहे हो। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सब्र रखा और उन्होंने मुझसे बातचीत करी और वो ये बता पाने में सक्षम हुए। और मैंने वो डिटेल देखी कि ठीक है जाहिद भाई, मैं आपको मोदी केयर बता रहा हूं, आप बिल्कुल मोदी केयर मत करिएगा, मोदी केयर करना ही नहीं है आपको। तो आप बता दीजिए आपके पास कौन सा प्लान है जिसको मैं कर लूं और आपके पीछे पीछे चल दूं, जिससे कि अगले 3 साल में मुझे 1 लाख रुपए महीने आने लगे। नहीं, अभी हमारे पास तो अपने फुर्सत नहीं है, तो हम प्लान कहाँ देखेंगे, और प्लान कौन सा हाँ बिल्कुल समझाएं? जाहिद भाई, बिल्कुल बिल्कुल जाहिद भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। और जाहिद भाई मैं जानता हूं कि आप ये जानते हैं, स्थिति ऐसी आ गई है जब तक हमें हर महीने की बधी आमदनी नहीं आएगी, जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी। मैं यही बताने आया था आपको, और मेरा यही कंसर्न है। जी हाँ, तो मेरा ये लगा कि मैं आपको बताऊं। और देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे आपका 15 मिनट चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। और आपने वैसा परिचय भी दिया, बहुत शालीनता से आपने मेरी बात सुनी। मेरा नंबर आपके पास है, आप इस पे मनन करिएगा। मैं निश्चित तौर पे जब भी आपको लगेगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, मैं खुशी खुशी आपसे इस पे बात सुनूंगा। हाँ ये जरूर है, मैं जो भी बात करने आया हूं वो उस तर्क के ऊपर है जो आप जानते हैं। अगर हम अपनी एक बंधी हुई आमदनी का स्रोत नहीं ढूंढेंगे तो ये परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं। और आप तो समझते ही हैं, आप तो समझदार हैं। देखिए, मैं हर सवाल का जवाब देते समय स्थिर हूं, हड़बड़ी में नहीं हूं, और मैं अगले की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, और मेरे चेहरे पे कोई तैश नहीं है, और मैं बिल्कुल भी बहस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज मेरे खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है। इसलिए ओवर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बहुत ज्यादा वादे नहीं कर रहा हूं, और ज्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको मैं उसके सपनों तक लेके जाऊं और उसके ड्रीम तक लेके जाऊं और उसकी वजह तक लेके जाऊं। बस मैं इतना ही प्रयास कर सकता हूं। उसके बाद वो लॉ ऑफ एवरेज की भेंट चढ़ जाएगा। 80 में होगा 80 में चला जाएगा, 20 में होगा 20 में आ जाएगा। हम उसको 80 वाले को 20 में नहीं ला सकते और 20 वाले को 80 में नहीं ले जा सकते। लेकिन हाँ, एक इंसान है तो इंसान के नाते हमें इंसानियत लेकिन का परिचय देना है। लेकिन लेकिन सर, वहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में आती है कि सर जिस टाइम हम उसके पास गए हैं बात करने के लिए, ये तो चलिए सर, हाँ एक वो हम लोग एक रिहर्सल कर रहे थे जिसमें बहुत सारी हाँ चीज़ें नहीं, लेकिन हम ये भी मान सकते हैं कि जिसके पास हम गए थे उस टाइम की उसकी परिस्थिति, उसकी उसकी कंडीशंस इस टाइम ऐसी ना हो जो हमारे साथ या हमारी चीज़ें सुनने के लायक हो। जो एक सवाल बहुत बड़ा ये भी आता है कि उसकी हाँ पोजीशन हाँ उस टाइम ना हो हमारे सवालों को जवाब सुनने के लिए। एक्चुअली अब जैसे आपकी बात करें सर,
आप जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर है ना। हम लोग उस पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं, नए लोग हाँ, आते हैं, उनके लिए वो ज़रा से मैं में ही वो मैं हाँ, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते मैं हैं। बताता हूँ, जाहिद भाई आपकी बात समझ गया। हम्म, देखिए, मेरे मेरे अपने अनुभव का कोई बहुत बड़ा मोल नहीं है तब तक जब तक वो आपके काम ना आए। बहुत सीधी सी बात, ठीक है ना। अभी मैंने जो बात करी, मैंने ये बोला कि जिस टाइम पे आप अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, उस टाइम पे आपको नंबर के ऊपर काम करना है। आपने 100 नंबर लिख लिए और आप प्रोस्पेक्ट को दिखा रहे हैं, और वो डायरी मेंटेन करिए, वो डायरी मेंटेन करिए कि आपने इस प्रोस्पेक्ट को इस तारीख को प्लान दिखाया, और उसके सामने लिखिए उसने क्या बोला। वो डायरी कभी फाड़ के फेंकिए नहीं, उस डायरी को रखिए। उस डायरी पे फिर दोबारा काम होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ना। ओके, तो जो आप कह रहे हैं, जब आप पहली बार प्रोस्पेक्ट के पास जाएं, इंसानियत का परिचय दें, बहस नहीं करें, उसके रिस्पेक्ट करें, और फील फेल्ट फाउंड का प्रोग्राम बनाएं, और उससे अपने अरमान अटैच करें, उसको नॉर्मलाइज करें। पहले उसकी बात सुने, उसकी बात जवाब देने के लिए मत सुने, उसकी बात सुने समझने के लिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद बढ़िया जवाब दें। ये एक काम हुआ। अब वो डायरी अगर आपके पास है, तो जाहिर जी, मैं अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, जिस अनुभव का प्रयोग करके मैंने लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाई, और मैंने कहा इसको रखे रहना। और उस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कुछ लोगों के सामने यस लिखा था, और कुछ लोगों के सामने नो लिखा था, कुछ लोगों के सामने यस लिखा था। अगर 100 लोगों की करेंगे तो लगभग 80 लोगों के सामने नो लिखा होगा, और 20 लोगों के सामने यस लिखा होगा। ये एक पहलू हो गया। अब अगर ये रजिस्टर मेरा मेंटेन नहीं है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये रजिस्टर मेरा मेंटेन है, तो उसका चमत्कार क्या होता है वो मैं करके दिखाया है। मैंने खुद खुद मैं कितना अनुभवी हूं इसका फर्क नहीं है, मैंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में करके दिखाया है। और उसके लिए मैं स्मिता बनर्जी को मंच पे लाना चाहूंगा। स्मिता बनर्जी का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं था। जीवन में पहली बार उन्होंने पहली नेटवर्क मार्केटिंग करी है, और वो भी मोदी केयर करी है। स्मिता बनर्जी हमारी पहली अच्छी स्टूडेंट रही हैं। और जो जाहिद भाई ने कहा, मैंने उनको कहा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उन्होंने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाई। उसमें कुछ ने यस, कुछ ने नो, कुछ ने यस, कुछ ने नो, ये डेटा रहा। और उसके बाद मैंने स्मिता जी से कहा, ये सारे लोग जिन्होंने ना भी किया है या जिन्होंने हां किया है, आप इनसे बेहतरीन रिलेशनशिप बना के रखेंगे। फोरम पे जितने लोग हैं वो लाइव एग्जाम्पल को देखें कि कैसे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना करके उस चीज को देखा जाता है। मैं पहले जाहिद भाई से दोबारा मिलना चाहूंगा। जाहिद भाई, आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या बताने जा रहा हूं? जी सर। मेरा अनुभव तब तक बेकार है जब तक जाहिद भाई वो आपके काम ना आए या और लीडर के काम ना आए। तो मैंने एक एक चीज अपने अनुभव की करवाई है, और उसका अमेजिंग रिजल्ट है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मैं चाहता हूं आज स्मिता जी मंच पे आकर के उस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के राज को सबको बताएं, प्लीज स्मिता जी। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। सर मेरा कुछ भी नहीं है सर, सब आपका ही है। मैं ये बार बार कहती हूँ और वाकई में मैंने इसको महसूस किया है। और कहते हैं ना कि प्यार नहीं छुपता, कितना भी छुपाने की कोशिश करो प्यार नहीं छुपता। और मैंने मोदी केयर से प्यार किया है सर। अब तो जग में सबको पता चल गया है कि हम मोदी केयर करते हैं। अब ये छुपाने से भी अब छुपेगा नहीं सर। लेकिन हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे कि जब शुरू शुरू में मैं आई थी तो सर ने मेरा शुरू में क्लासेस लेनी शुरू की। इस वक्त रेशमी भी सीखती थी सर से, मोनिका जी भी सीखती थी, सब कोई हम लोग साथ में सीखते थे। बाद में जब ये हुआ कि फिर रेशमी जी मेरे साथ आई और मुझे काफी चीजें सिखाने लगी। सर मुझे बताते तो थे तो मैंने बहुत रफली रफली मैं लिखती थी, लेकिन जब रेशमी आई तो उस चीज को बहुत सिंक्रोनाइज कर दी उसने, उस चीज को रजिस्टर बिल्कुल सेपरेट कर दिया उसने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग मेरे टीम के लीडर हैं, उन सारे लोगों ने मुझे ना बोला था। सारे लोगों ने मुझे ना बोला था, चाहे वो अर्चना कामतान जी हो, वो थोड़ा डाउट में थी कि वो बोलती थी हाँ मैं बताएंगे करेंगे ये वो है। और आज आप देख सकते हैं कि अर्चना कामतान जी हमारी टीम की कितनी जबरदस्त लीडर हैं। मैं प्रीति श्रीवास्तव जी का नाम लेना चाहती हूँ क्योंकि वो एमबे के थ्रू वो ज्वाइन करती, शायद वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करती थी तो उन्होंने मुझे एकदम मना कर दिया था कि नहीं स्मिता नहीं नहीं हो पाएगा हमसे। और आज आप देख सकते हैं कि प्रीति श्रीवास्तव जी मेरे लिए कितनी डायनेमिक लीडर है।
और मैं रूपाली जी का मैं नाम लेना चाहती हूँ, मैं अरुणिमा बैनर्जी का नाम लेना चाहती हूँ, इवन खासम खास मैं अपनी मामी जी का नाम लेना चाहती हूँ, मुक्ता मुखर्जी, इस समय वो डायरेक्टर है और अच्छा खासा वो उनकी इनकम भी अब शुरू हो गई है। तो वो भी मुझे एकदम ना बोल दी थी कि नहीं नहीं स्मिता, हमको इन सब चीजों में मत फंसाओ। और आज उनकी भी मैं बताना चाहूंगी कि सेकंड लेग स्टार्ट हो चुकी है और उनकी भी टीम अब धीरे धीरे ग्रो कर रही है, जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जिन्होंने जितनी भी आईडीज लगाई है। तो सर मेरा कुछ भी नहीं है सर, आप ही का सिखाया हुआ है सर, और ये सच है। सर ने मुझे एक चीज सिखाई थी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सब कोई मुझे ना ही बोलता था, ना ही बोलता था। मैंने कहा कि सर ये क्यों बनवा रहे हैं मेरे से? तो सर ने मुझे एक राज की बात बताई थी कि ये जो आप बना रही है ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, इसको आप बहुत मेंटेन करिए। इसलिए मेंटेन करी कि ये 3 से 4 महीने के बाद इसको फिर से हम लोग रिवाइंड करेंगे। तो आप देखिएगा जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे, जितने लोगों ने आपको ना बोला है, जब आप इनको फिर से फॉलो अप करेंगी, फिर से कॉल अप करेंगी, तो आप देखेंगे इसमें से कम 25 से 30 लोग ज्वाइन करेंगे। और ये हुआ मेरे साथ। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ थैंक यू सर। सर थैंक ये यू सो सच मच। में थैंक काम यू, करता है, ये सच काम थैंक यू, करता थैंक है यू, सर। थैंक यू सो मच। जाहिर सर, जाहिर सर, जी सर। आपकी वो बात बिल्कुल सही है कि जी सर। हो सकता है जिस समय हम प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं उस समय वो उस मूड में ना हो। हम्म। लेकिन होता क्या है, मैं सभी लोगों को ये बताता हूं, दिमाग को ठंड रखिए, उसको डेटा नोट करिए, वो आपकी मेहनत है। और हम दोबारा फिर उनका फॉलोअप करेंगे, और हम तिबारा फिर उनका फॉलोअप करेंगे, हम चौबारा फिर उनका फॉलोअप करेंगे, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने मेहनत करी है उसकी। और ऐसा ही होता है। इसलिए पहली बार में ही रिजल्ट ना आने पे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए, डाटा मेंटेन करना। आप सोच के देखिए जाहिद भाई, स्मिता बनर्जी को कितनी प्रॉब्लम थी उस समय पे, बट मैंने डॉक्यूमेंट करवा दिया। मैंने कहा रजिस्टर बनाओ, नाम लिखो। मैं कई लोगों को फोरम पे जानता हूं जो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनसे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट पूछ लूं ना, तो रजिस्टर नहीं है उनके पास में, लिख के नहीं रखा उन्होंने, कैजुअल अप्रोच है। वो दिक्कत वाली बात है। तो प्रोस्पेक्ट, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लिखता चला जाऊंगा, लिखता चला जाऊंगा, 1 2 4 5 10 15 20 25, उसमें से कुछ ना करते जाएंगे, करते जाएंगे, कोई बात। उनका फिर 1 महीने बाद फॉलो अप, फिर 15 दिन बाद फॉलो अप, फिर 2 महीने बाद फॉलो। क्यों छोड़ दूं भाई मैं इनको? फॉलोअप का एक बहुत बड़ा मेजर है। आज उसने नो किया है, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, हम लोग बहस करने लगते हैं, ऐसी गम तैसी करने लगते हैं, तुम तो बहुत बनते हो, तुम तो बहुत बनती हो, तुमसे तो बात नहीं करेंगे। अरे भैया, जो एक बार मना कर देता है, अगले आदमी दोबारा उसको इतना गुस्सा हो जाते हैं। तो घुमा फिरा के तो ये आया ना, आपकी खुद की पर्सनालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि आप कैसे क्या करेंगे। सभी सवाल, सुरेखा भार्गव का अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आया है, अभी आया है, जल्दी ही आया है। सुना है किसी ने भाई? हाँ जी, जी सर, सुना है। मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप उस चीज को समझिए कि कैसे है वो। ये देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, सवालों के जवाब कैसे दें, दिख रहा है आपको? जी सर, दिख रहा है। हाँ। अब ये है, अब 38 मिनट का वीडियो है ये।
जी सर। है ना। तो 38 मिनट का ये वीडियो आपको वो सब चीज बता देगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। और ये वीडियो जब आप देखेंगे, अब कोई कहे जी मैं मेरे को वीडियो नहीं सुनना है, तो भाई फिर तो मैं क्या बताऊं। मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। जब आप कहीं बाहर प्लान दिखाने जाएंगे तो आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे। एक वो मिलेगा जिसने कभी नेटवर्किंग करी नहीं है, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो पहले से कर चुके हैं और निगेटिव माइंड बना के बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने किया तो नहीं है लेकिन सुना बहुत है और निगेटिव सुना हुआ है इसके बारे में, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो प्रेजेंट में ऑलरेडी वो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये लोग मिलेंगे, ये सच है। और ये लोग बहुत सारे सवाल पूछेंगे, पूछने दीजिए। सवाल का जवाब सवाल का जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल का जवाब देते समय आपका व्यवहार इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, सारा चीज अपने आप मत करो। यानी आपको कोई कुछ पूछे तो उसके जवाब में एक छोटा सा वीडियो भेज दो। टेस्टिमोनियल का वीडियो बहुत काम आता है, सारी चीजें बहुत काम आती है। और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे एक सवाल आया कि आपका बीवी कितना है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये आप अपने अपलाइन से पूछेंगे, ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बट ज्यादातर अगर प्रोस्पेक्टिंग हम कर रहे हैं तो मैंने जो आज आपको सिखाया है वो समझिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप तो जानते ही हैं। फील फेल्ड फाउंड का करके आपने ध्यान देना है, आपने बहस नहीं करनी है, आपने किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपने बहुत जल्दी परेशानी नहीं दिखानी उनको, आपने बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी उनको, आपने ओवर इंफॉर्मेशन नहीं देनी उनको। क्योंकि हर समय आप दिमाग में रखिए कि 80-20 का रूल काम करेगा और मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी मेहनत है। तो हम इस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को मेंटेन करेंगे और इस पे लगातार फॉलो अप करते रहेंगे और लगातार फॉलो अप करने का ही नतीजा होता है। मुझे नवंबर 2017 में अप्रोच किया गया था मोदी केयर के लिए। कब किया गया था जाहिद भाई? 2017। नवंबर। जी, नवंबर 2017। हाँ, मेरी ज्वाइनिंग है जुलाई 2018, जी। है ना। जी। यानी जिस बंदे ने मेरी अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में मेरा नाम लिखा होगा, उस बंदे ने क्या काम किया, नवंबर में से संपर्क शुरू किया और अच्छा खासा सब वो अपना काम करता रहा, लेकिन लिस्ट में नाम होने की वजह से बीच बीच में कम्युनिकेट करता रहा, बीच बीच में मैसेज देता रहा। और उसको पता था कि ये एक ऐसा इंसान है जिसे बिजनेस में अगर आना है तो वो हो सकता है थोड़ा समय ले, लेकिन आएगा। वो परेशान नहीं हुए, वो उधल नहीं हुए, उन्होंने सब्र नहीं खोया और उन्होंने अच्छे से हमको ट्रीट किया। मैं इस बिजनेस में इसलिए आया क्योंकि मेरे जो रिस्पेक्टेड अपलाइन है उन्होंने मुझे अच्छे से ट्रीट किया। आपके साथ कोई आदमी बिजनेस में आएगा। अच्छा, रोमा सक्सेना जी क्या है इस बिजनेस में इस समय फोरम पे? रोमा जी सक्सेना सर। जी। जी हाँ सर, जी। गुड मॉर्निंग हाँ, गुड सर। मोदी के मन। हाँ, गुड मोदी के। रोमा सक्सेना जी, आपके साथ अभी अभी एक लीडर ने ज्वाइन किया है, उनका क्या नाम है? निशा जी। निशा जी, हाँ। हाँ 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 हाँ। तो थोड़ा सा बताएंगे, आपने निशा जी को कब बताया था, कैसे बताया था? जब बताया था तब निशा जी ने क्या कहा था और आज के क्या हालात हैं? हाँ, मैंने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तब मैंने निशा दीदी से बात करी थी, बट उस टाइम वो कहीं जा रही थी, उनका सोच के बताएंगे। फिर मेरे बीच में उनसे बात हुई, मैंने एक दो बार फोन भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई। फिर एक दिन रात में 1-1.5 महीने बाद सडनली उनका फोन आया, कहने लगी तुम कुछ कर रही हो, मैं देख रही हूँ। हमने कहा हाँ, मोदी केयर कर रहे हैं। तो उनको कहने लगी मैं भी ज्वाइन करने की सोच रही हूँ, मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। ऐसे मुझे नहीं लग रहा था कि दीदी ज्वाइन करेंगी, इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, बट वो 1-1.5 महीने बाद दीदी ने मुझसे ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से वो काम इस टाइम कर रही हैं, पूरी डेडिकेटेड हैं और बहुत अच्छे से अच्छा, कर रही हैं। मैं रोमा जी ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आपने पहले कहा था और जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो आप आज तो फिर दोबारा फोन आया तो आपने फोन उठा क्यों लिया उनका? गुस्सा क्यों नहीं हुई आप?
हैं कि नहीं देखिए हमने पहले कहा था, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, अब तो फोन करें, हम फोन नहीं उठाएंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। किसी का भी कॉल आएगी तो हम लोग उठाएंगे ही, बेसिकली ऐसा नहीं है। वो मेरी यही मैं सिखाना चाह रहा हूं। आपने अच्छा काम किया तो आपको परिणाम मिल गया। ज्यादातर सर लोग मैंने जितने सर सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी सर, मैंने मना नहीं किया था। मैंने रोमा से कहा था रोमा कि मेरे हस्बैंड ने इस टॉपिक पे मुझे बात करी है और मुझसे उन्होंने पहले कहा है, क्योंकि वो मोदी केयर के बारे में जानते हैं। मैं ओके बाहर ओके, जा रही हूँ, आके तुमसे बात करती हूँ। वेरी तो नाइस, वेरी हमारा नाइस, बहुत बढ़िया, हम बहुत लोगों का बढ़िया, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया था बीच में। वेरी 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 नाइस। हाँ सर, तो मतलब वही चीज थी कि बात नहीं हुई थी, तो मुझे लग रहा था मतलब इंटरेस्टेड नहीं होंगी दीदी। हाँ 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 हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। मैं इसीलिए वही सिखाना चाह रहा हूं। सबसे अच्छी बात क्या है कि कभी कभी मतलब यहाँ हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन और प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो हमें अपने अपने को, तो रोमा सक्सेना जी ने बेहतरीन काम क्या किया, निशा जी को तो क्लियर था, उन्होंने लौट के आके बात करनी थी, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या चलता है, जिसने प्रोस्पेक्टिंग करी है, अगर उसका भी माइंडसेट अच्छा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाता है। तो मैं आज बस यही जरूर कहना चाहूंगा, जहां मैंने बात छोड़ी थी, कि आपको आपको कोई एक दूसरा सवाल जाहिद भाई, जी सर। यही जो 24-25 सवाल हैं, जी सर। उसी में से एक सवाल और उठा लीजिए आप। मैं काम आपके साथ काम क्यों करूं, मैं दूसरे की कंपनी में काम क्यों करूं, जबकि अगर मैं उतने साल खुद मेहनत कर लूं और अपना काम कर लूं तो उस जैसे कंपनी ओनर मैं खुद बन सकता हूं। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसा कि मैं देख रहा हूं, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूं, बिल्कुल सही है। मैं बिग बाजार से बहुत इंस्पायर हूं, मैं स्पेंसर से बहुत इंस्पायर हूं। और निश्चित रूप से मुझे बताने में बहुत खुशी है कि अगर आपको अपना काम करना होगा, जिस लेवल का काम मैं कर रहा हूं, अगर वो आप खुद अपना काम करते हैं, तो आपको मोदी केयर जैसे 65,000 करोड़ के असामी बनना पड़ेगा, और या बिग बाजार जैसे कम से कम 13,000 करोड़ का असामी बनना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे इंसान से सर बात कर रहा हूं जिसके पास ऑलरेडी 13-14 हजार करोड़ रुपया है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको मोदी केयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10,000-12,000 करोड़ रुपया है, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती होगी कि मैंने आपका आकलन गलत कर लिया, लेकिन सर मुझे लगता नहीं है कि आपके पास 10,000 या 12,000 करोड़ रुपया है। इसलिए अगर आप 15 मिनट का समय दें तो मैं आपको ठीक से बता दूं। ठीक, एक चीज़ मुझे ये भी तो बताइए कि अगर मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ और वो भाग जाए, मेरी पूरी मेहनत चली जाए, 4 साल मैं काम करूँ उसके बाद वो भाग जाए, तो मेरा तो वो 4 साल बर्बाद हो गया ना साहब। वो 4 साल को कैसे कवर करूँगा? हाँ जी, बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। और ये तो खैर लाजमी बात है कि अगर हम कहीं अपना समय लगाएं और वो कंपनी बंद हो जाए या कंपनी भाग जाए, तो समय तो मेरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर सर ये देखा गया है कि सारी वो कंपनियां जहां पे बिजनेस के बजाय, जहां प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बजाय, जहां मनी सर्कुलेशन होता है, ज्यादातर वही कंपनियां भागती हैं। सर आपने डाबर का नाम सुना होगा ना सर? सर। आपने बैद्यनाथ का भी नाम सुना होगा सर? जी। आपने टाटा का भी नाम सुना होगा सर? जी। आपने बाटा का भी नाम सुना होगा सर? जी सर। सर ये न भागी हैं न कभी भागेंगी, क्योंकि ये अच्छा सामान बनाती हैं और इसके ग्राहक हैं, इसके उत्पाद हैं, और हिंदुस्तान इतना बड़ा मार्केट है कि इनको प्रॉफिट देता है। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, चाहे वो देश के अंदर की हो चाहे वो विदेश की हो, आज तक कभी भी भाग के नहीं गई। और सर आपको बताएं, सबसे अच्छी बात क्या है कि डरने की बात है, जरूर है, वही मैं आपको बताने आया हूं। कोई ना आपका डर दूर करेगा। तो सर 15 मिनट का टाइम दीजिए तो मैं डर दूर कर दूं आपका। जी जी। जी ठीक है, मैं 15 मिनट का टाइम दिया मैंने। बिल्कुल। तो मैं अम, जैसे वो सवाल भी उठा लीजिए, छोटा पैक आए बड़ा पैक आए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अरे भैया, कुछ वो टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाती है क्या? वो छोटे छोटे प्रोडक्ट 100 ml 50 ml के आपकी कंपनी वो बना दे तो मैं लोगों को बांट करके और मैं लोगों से बात करके और मैं कुछ लोगों को अपने साथ टीम में जोड़ लूँ, तभी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। उससे पहले तो साहब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो सारी कंपनियां देती हैं, तो आप भी दे दीजिए। हम्म,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मोदी केयर के प्रोडक्ट के अगर छोटे पैकेट आपके पास होते तो आप कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेते। बस मैं आपको एक चीज जो अभी बता नहीं पाया हूं वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो बाहर की और कंपनियां हैं जिनके पास छोटे पैक आते हैं या बहुत सारे पैक आते हैं, उनको जब आप पैसा देते हैं तो आपको केवल सामान देते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस बात के करने के लिए। हमारी कंपनी में एक खास बात है कि आप सामान लेंगे और सामान लेने के बाद अगर आप इसको प्रमोट करते हैं और आप ग्राहकों का एक नेटवर्क बनाते हैं तो आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की आमदनी भी होगी। तो दोनों में फर्क ये है। और अगर आप केवल ग्राहक हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका नंबर मैंने नोट कर लिया है, जब भी छोटा पैक आएगा तो सबसे पहले मैं आपको फोन करूंगा सर, तब तक आप इंतजार करिए और वो करिए। लेकिन अगर आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने कमाना है तो सर आप 15 मिनट का समय दीजिए तो कहिए, मैं बता दूं कि कैसे कमाना है। और सर एक बात बताऊं, सर छोटा पैक हो या बड़ा पैक हो, मेरे को तो एक बात ये बतानी थी कि मैं 3-3.5 हजार रुपए का सामान मोदी केयर से लेता हूं और मुझे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, वो सारे सामान फ्री है। अब बताइए सर कैसा है? अब बता दूं आपको सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। बिल्कुल। लेकिन सर मैं आपके साथ जुड़ तो जाऊं, लेकिन सर एक दिक्कत ये है, एक चीज़ मैं आपके साथ एक कंडीशन लेकर के आना चाह रहा हूं। और हाँ। कंडीशन ये है सर कि मैं दाल का सप्लायर हूं सर। हम्म। और आपकी कंपनी में सुना है दाल आने वाली है। हम्म। तो सर कोई ऐसा जुगाड़ सेट कर दीजिए, और जो परसेंटेज चाहिए सर वो मैं आपको दूंगा, हम्म। है ना। जो बीच का कट चाहिए वो मैं दूंगा सर, डायरेक्ट कंपनी से मिलवा दीजिए। 10-20 हम्म। लाख पैकेट का ऑर्डर होगा सर, वो हम उसको वहाँ पे देख लेंगे। आप नहीं हम्म। बात कर सकते, कोई हम्म। एथिक्स आती है आपके कंपनी नहीं। से बात करने के बीच में, तो भी आप मुझे खाली एक बार मिलवा दीजिए, मैं वहाँ से टच करके और सर आपको आपका बीच का कट भी दे दूंगा सर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही कहा सर, मैं तो इसीलिए आया था कि आपकी जिंदगी में चार चांद लगे। और वैसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ मोदी केयर का बिजनेस करके, उसमें कोई कट की जरूरत नहीं है। जब भी मेरे पास दाल आएगी तो एक दाल आप एक पैकेट अगर 1 किलो का आता है तो खरीद लीजिएगा, और उस दाल के पैकेट के पीछे ये लिखा रहता है कि ये दाल कहां बनी है और उस पर फोन नंबर भी लिखा रहता है। तो साहब कंपनी में जाने का क्या चक्कर है, सीधे आप उसी जगह चले जाइएगा जहां से कंपनी दाल मंगवाती है। तो जब कंपनी दाल बनवा सकते हो तो सीधे आप भी वही दाल ले लीजिएगा और कोई झगड़ा ही नहीं है। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो। सारे क्वेश्चन मैंने झेले। तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सही है। मैं भी वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जिस शालीनता से हमको जवाब देना है वो जवाब सीखना पड़ेगा हमको। जी। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं, पूछिए। जी सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं पर महंगे हैं, और हाँ बिल्कुल। हमें अभी हाँ, तक ये इतने महंगे प्रोडक्ट खाने की आदत नहीं है। जी आपने बिल्कुल सही महंगे कहा। लगते हैं। बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हमारे प्रोडक्ट बहुत 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 अच्छे हैं। और अब चूंकि आप कह रहे हैं कि ये महंगे हैं, तो भी मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये महंगे हैं। और सही बात भी है कि चाहे वो पेस्ट की बात ले लें, चाहे साबुन की बात ले लें, जैसे साबुन की ही बात ले लेते हैं, ज्यादातर नहाते तो सभी लोग हैं। अब साबुन 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का हर आदमी इस्तेमाल करता है। और सही बात है, हम मोदी केयर का साबुन आपको लेकर के आए हैं, वो लगभग मतलब महंगा ही है, उसके सामने तो महंगा ही है। तो वैसे सर आपसे जानना चाहते हैं कि सर आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, और आपने मान लिया बताया मैं लक्स इस्तेमाल करता हूं, तब मैं तुरंत बोलूंगा सर आप इतना महंगा साबुन क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो बोलेगा क्यों? तो मैंने कहा नहीं सर, लक्स तो बहुत महंगा आता है, 15 रुपए का आता है सर। तो बोलेंगे नहीं नहीं, लक्स में इस्तेमाल करता हूं। तो मैं बोलूंगा मार्केट में सर 5 रुपए का भी एक साबुन आता है, बंदर छाप साबुन कहते हैं उसको सर, तो आप उसको क्यों नहीं यूज करते सर? वो तो बहुत सस्ता है। सर वहाँ पे तो हम उसकी ईगो के साथ खेल रहे हैं ना सर। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आपने ये शालीनता से बताना है, आपने शालीनता से बताना है। ये जो मैंने अभी बोला, ये तो मैं ऐसे फोरम पे तो बोल रहा हूं, आपने कैसे बताना है कि सर आप बात बिल्कुल जो आपको जैसे बताना वैसे मैं बता के बोल रहा हूं। आपने बात बिल्कुल सही कही। सर हमारा साबुन 45 रुपए का है। आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं या जो साबुन आपने इस्तेमाल किए होंगे करीब 20-25 रुपए के हिसाब से आपने इस्तेमाल किए होंगे। और जबकि ये बात भी सर सच है कि मार्केट में 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए के भी साबुन उपलब्ध है। अब सवाल यह है कि साबुन के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। और जहां तक आपने बोला, तो सर आप पैसा भी दे रहे हैं, और अगर खराब क्वालिटी आपको मिल रही है तो क्या आप खराब क्वालिटी का पैसा देना चाहेंगे?
मैं बस यही सर कहना चाह रहा हूं, मार्केट में जिस क्वालिटी का सामान मेरे पास है उस क्वालिटी का सामान मार्केट में 65 रुपए और 90 रुपए का आता है। तो 65 रुपए और 90 रुपए की क्वालिटी का सामान हम आपको 40-45 रुपए में दे रहे हैं और उस पर काफी ऑफर्स भी रहते हैं। तो ये लगभग मार्केट के बराबर आता है। क्वालिटी इतनी बेहतरीन है सर कि आपका पैसा भी खर्चा हो रहा है और आपको क्वालिटी भी नहीं मिल रही है। तो सर ये तो मैं समझता हूं और आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में इंसान क्वालिटी चाहता है, और अगर क्वालिटी आपको मिल जाए और कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उसको बताते समय बता दीजिए कि मार्केट में आते यहां तक हैं, लेकिन जितनी पॉकेट आपकी अलाउ करती है उसके हिसाब से करते हैं। और जरूर जब भी कोई महंगाई की बात करे तो उसको जरूर बोलिए, हाँ बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने इस चीज को समझा और फिर मैंने क्या देखा कि आज की तारीख में मुझे प्रोडक्ट का एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है और मेरे सारे प्रोडक्ट फ्री हो गए। बस हमेशा बोलिए सारे प्रोडक्ट फ्री हो गए हैं, जी सर। अब मुझे पैसे एक भी पैसे का नहीं देना पड़ता, तो मैं अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करूंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी दिमाग अक्सर आता है और लोग मुझसे करते हैं कि ज्वाइनिंग कर लिया उन्होंने, सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद जो है वो काम भी प्रोडक्ट के सेल्फ यूज़र भी हो गए, बट जब भी उनसे बात करने की बात कही जाएगी तो वो ये कहेंगे मैं अभी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाऊँगा तब। अब मुझे एक चीज़ तो ये, इस पे उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है। दूसरा ये कि अगर अगर कोई चीज़ वो प्लान उनको बताया जा रहा है तो यार वो मुझे कोई वीडियो हो वो भेज दो, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। तो उस कंडीशन पे उन लोगों के साथ क्या हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए और कैसे हम उन लोगों को डील करें? परमानेंट आपका बिहेवियर एक ऐसा रहना चाहिए, किसी के भी कुछ भी करने से जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपके हिसाब से नहीं है या सिस्टम के हिसाब से नहीं है, आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। पहली चीज तो ये, आप बिल्कुल बैलेंस और नॉर्मल रहें। आपको ये चीज पे भरोसा होना चाहिए कि इनसाइड ऑफ द नेटवर्क एंड आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क 80-20 रूल विल प्रिवेल। यही तो मैं बोल रहा हूं ना, मैं लाख चाहूं कि मेरे नेटवर्क में अगर 100 लोग आए हैं और 100 के 100 लोग एक जैसे व्यवहार करें, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये बचा कि हम अपना जो काम करना है उसका 80-20 का रूल ले आएंगे और नेटवर्क के अंदर जो और लोग आएंगे वो भी 80-20 का रूल लाएंगे, तो हमारे पास 80-20 बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप चीखना, चिल्लाना, चिंता करना और खुद आप यू योरसेल्फ ऐसा करने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो इसको बोलेंगे अपने आप ही अपने हाथों से अपने नेटवर्क का गला दबा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ काम है। देखिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, हमारे पास क्या होना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर जो मोदी केयर में जीबीडी जाना चाहता है उसमें 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण उसके पास क्या होना चाहिए कि पेशेंस होनी चाहिए उसके पास। ज्यादातर 80% लोग जो फेलियर होते हैं उनमें पेशेंस नहीं होती है, जबकि 20% जो लोग पॉजिटिव होंगे उनमें पेशेंस होती है। जो 80-20 में डिफरेंस है मैं बताता हूं आपको। दूसरा है परसिस्टेंट नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ एवरेज को, वो 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे फिर रुक जाएंगे, वो 11वें को प्लान नहीं दिखाएंगे। मैं कहता हूं 100 से पहले रुकना नहीं है, 100 से पहले रुकना नहीं है, लेकिन वो 5 को ही दिखाएंगे फिर रुक जाएंगे। तो एक तो सब्र है नहीं और दूसरा परसिस्टेंसी नहीं है, यानी नकारात्मक रिजल्ट आने के बाद भी अपने फोकस के लिए लगातार काम करते रहने को परसिस्टेंसी कहते हैं। और जब ये 2 चीजें नहीं है तो पैशन गायब हो जाता है उनका, तब वो अपने से ही लोडेड हो जाते हैं। उनको बाहर का भी लोड, और वो 80% लोगों की मानसिकता से लोडेड हो जाते हैं। तो ये 3 गुण हमको पैदा करने हैं और उसके लिए हमको ये समझना है कि भाई अब देखिए एक बात बताएं आपको, आपने सिस्टम को प्रमोट करना है। सिस्टम पे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है वो खुद इंडिकेट कर रहा है आपको कि आपको अभी कितना काम करना है। आपने उसका इंतजार नहीं करना, आपने उससे उम्मीद नहीं करनी, आपने उससे कुछ ऐसी बहस नहीं करनी है, आपने कभी ऊंचा नहीं बोलना है, आपने कभी डांटना नहीं है। और बार बार बोलता हूं कि जो बकरी को पीट पीट के जबरदस्ती शेर नहीं बनाने का। हमने सबको बराबर टाइम देना है, हमने सबको बराबर प्रमोट करना है। आज सुरेखा भार्गव ने साफ साफ बोला, आज 11 से 1 के बीच में,
कि भैया ये 10 पॉइंट जो हम बता रहे हैं ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो ये 10 पॉइंट करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है ना? बिल्कुल बढ़िया बात है। मैं इसी का एक एग्जांपल देता हूं आपको जाहिद भाई, कि आउटसाइड द बिजनेस एंड इनसाइड द बिजनेस दोनों जगह क्या रहेगा, 80-20 का रूल रट लो भैया, 80-20 का रूल चलेगा तो इनफ लोग हमारे पास आएंगे। जैसे हम तो क्या है ना, गौ छाप आदमी है, एकदम सीधे साधे आदमी है, सबके सामने हाथ जोड़े रहते हैं, प्यार से काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं, और हम सभी के सम्मान करते हैं, सभी की इज्जत करते हैं, और हम अपना काम भी करते रहते हैं और उनको प्रेरित करते रहते हैं। तो आपका खुद का व्यवहार आपके ग्रुप में एक संजीवनी की तरीके से काम करता है। आप उसको, हर लीडर का खुद का व्यवहार उसके ऑर्गेनाइजेशन में एक संजीवनी जैसा काम करता है। अब लीडर ही लोडेड पड़ा हुआ है तो मैं उसमें बस खुदा से दुआ ही कर सकता हूं कि मतलब उसका कल्याण करे वो, क्योंकि मेरे से जो हो सकता है या एज ए लीडर जो हो सकता है वो सारा सिस्टम बना हुआ है। अब मैं कह रहा हूं 11 से 1 हर संडे को सुरेखा भार्गव की मीटिंग अटेंड करिए, मैं यही कहूंगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं अटेंड करेगा उसकी मैं पिटाई लगाऊंगा या उसको मैं नजरअंदाज करूंगा या मैं उसको नीचा दिखाऊंगा, ना, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा और ये बात कहता रहूंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा और ये बात कहता रहूंगा, बस यही है, इतना ही है मेरे हाथ में। और खुद देखता रहूंगा कि मुझे प्लान दिखा के नए आदमी लाने हैं, मुझे प्लान दिखा के नए आदमी लाने हैं। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूं जाहिद भाई। प्रीति सक्सेना जी, क्या आप अभी फोरम पे अवेलेबल हैं? यस सर। हेलो। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? जी सर। हेलो। कैसे बात करें, आप हैं कहाँ? सुत रहे हैं? नहीं। जी जी, वेलकम। प्रीति सक्सेना जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से आनंद जी एकदम पगला गए हैं और रात के 9:30 बजे से 11 बजे तक की मीटिंग का ऐलान कर दिए हैं। थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे आप उसके ऊपर में? सर वो तो मुझे लगता है हमारे बिजनेस के लिए नहीं, हमारी होल लाइफ के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूरा उसमें इतना आपको पूरी लाइफ को जो आप सिखा रहे हैं ना, जो हमारे अंदर सब भरा हुआ है, हमारी लाइफ को बर्बाद करे दे रहा है। सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं, मैंने देखा कि बिजनेस तो एक सेकेंडरी मैटर, मैंने देखा जो आप सिखा रहे हैं उसमें, वो तो आपके पूरे उसको ग्रूम कर रहा है, बिहेवियर को, पूरे आपकी क्या कहते हैं उसको। तो उसमें जैसे आप सिखा रहे हैं कि दिखाया आपने गुस्सा। जी, सुनिए। अरे मैं ये कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था, मैं जबरदस्ती तो आपको नहीं 9:30 से 11 में लेके आता हूं, ये मैं पूछ रहा था। सर आप कह रहे हैं जबरदस्ती लाते मेरे तो ये हाल है कि सर वो टाइम मेरे डिनर का होता है 10 का, और मेरा बेटा साथ शुरू हो गई है, वो खुद सुनता है और मैं इसको डायना खाता हूँ, सब सुनते हैं। मेरे यहाँ मेरे फादर इन लॉ भी बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं और पूरा 11 बजे तक वो पूरा उसको सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनको सुन के। कहते हैं ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने कभी सीखी थी शायद बचपन में, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया। आज हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो हमें आप मिले गॉडफादर के रूप में, जो फिर से ये सीखने को मिल रहा है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने को मिल रहा है। और सब बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, मेरे ही अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं रोज सुनती हूँ और मेरे घर में सब उसको अटेंड करते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिजनेस तो ये मेरे लिए अब सेकेंडरी हो गया ये। तो मतलब अंदर की बात फिर भी नहीं, मतलब हम जोर जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, ये मतलब मेरे डर की वजह से तो नहीं आते हैं, या अपनी स्वेच्छा से आते हैं, आपको अच्छा लगता है इसलिए आते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को सबको अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे फोरम पे जितने लोग हैं उन सबको बहुत अच्छा लगता है और वो सब इसीलिए आते हैं। किसी को मुझे नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती आता हो इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हमें इंडोर्स करने के लिए। थैंक यू सो मच। जाहिद जी, सर एक मिनट मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ बिल्कुल कहिए। सर मेरा डेली 2:30 से 3:30 के बीच में मेरा सेशन, मतलब हमारी पूरी टीम का सेशन चलता है, ऐसा कोडिंग जैसा आप बताते हैं।
तो वो चल रहा है। सर पता है आजकल क्या हो रहा है, मैं बोलती हूँ कल आपको कस्टमर प्लान दिखाना है, कल आपको ये दिखाना है। सर पता है सबके दिमाग में वही रात वाला हो गया कि नहीं मैं रात वाले के लिए बोलूं, नहीं मैं रात वाले के बोलूं। तो इतनी दिक्कत हो गई है कि सर वैरायटी हमने भैया सबको ही बोला, हम क्या करें। कल मेरा पूरा सेशन सर आप ही पे है। ओके ओके, कल मेरा जो 2:30 से 3:30 का सबको है कि बस मैम वही बोलना है। रात वाली मीटिंग का सर ऐसा असर हुआ है, सर ऐसा असर हुआ है सर मैं बता नहीं सकती। अब तो और कोई टॉपिक अब फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, उसी पे हमारे फोरम पे और लोग आके बोलेंगे। तो यही सर, थैंक यू सो मच सर। कितना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं हमारे अंदर। हेलो सर। हेलो जी सर। जी, सर प्लीज मैं माफी चाहूंगी बीच में बोलने के लिए, प्लीज मुझे वापस होस्ट बना दीजिए सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था हाँ सर मैं प्लीज। वापस होस्ट बनाता हूँ। जी जाहिद सर। जी सर, जी सर। जी सर। तो अपना काम क्या है? अपना काम है सिस्टम को प्रमोट करना, बिल्कुल दिमाग को शांत रखना। ग्रुप में अब आपसे मैं सवाल पूछूं, इजाजत है? जी सर, बिल्कुल पूछिए। मैं फोरम के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब मेरी बारी है। अब मैं वापस सीनियर डायरेक्टर से सवाल पूछने जा रहा हूं, जाहिद जी से सवाल पूछने जा रहा हूं। और जाहिद जी मेरे अपलाइन है और मैं डाउनलाइन हूं जाहिद जी का। ये रोल मॉडल ये है, रोल प्ले ये है। जाहिद जी मेरे अपलाइन है और मैं उनका डाउनलाइन हूं। और हमारे और जाहिद जी के बीच में भी एक और है जो हमारे अपलाइन है, यानी जाहिद जी मेरे सुपर अपलाइन है और जाहिद जी के और हमारे बीच में भी एक अपलाइन है। तो मैं जाहिद जी से संपर्क में आता हूं और सर बोलता हूं, जाहिद सर नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। सर वो जो सर जिन्होंने हमको सर स्पॉन्सर किया है ना सर, जो मेरे अपलाइन है ना सर, जी सर सर। वो मेरा और मेरे टीम के 4 लोगों का सर लॉयल्टी का पैसा जो है वो सर हम उनको दिए थे। तो सर वो ना तो अभी हमको प्रोडक्ट दिए हैं सर, और ना ही हमारी बिलिंग हुई है सर अभी। और सर हमको खबर लगी है कि वो अपने मकान बनाने में वो पैसा सर खर्च कर लिए हैं। तो सर बताइए कैसे चलेगा जाहिद सर? दीजिए जवाब, सीनियर डायरेक्टर साहब जवाब दीजिए। सर सवाल बड़ा डिफिकल्ट पूछ रहे हैं। भाई देखिए, मैं यही तो बोल रहा हूं, आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क एंड इनसाइड ऑफ द नेटवर्क, चकल्लस दोनों जगह बराबर हैं। अभी तो ये सवाल खड़ा कर दिया हमने। सर मैं आपकी पूजा करता हूं सर। सर आप मेरे महान अपलाइन है सर। सर मैं आप ही को देख करके सर बिजनेस में आया। लेकिन सर जो मेरे अपलाइन है साहब, मैंने उनको पैसा दिया और मेरे डाउनलाइन के 4 लोगों का भी 3-3 हजार रुपया साहब, तो कुल 15,000 रुपया साहब उनको हमने दिया साहब। और साहब पूरी लिस्ट हमने साहब उनको दे दी साहब। और साहब आप सोचिए, मैंने 8 तारीख को दिया था साहब कि साहब वो 15 तारीख वाले में डबल पीवी में साहब हो जाए। और आज साहब 19 तारीख हो गई है और ना सामान मिला है और ना बिलिंग करी है। अब हम उनसे बात करते हैं तो वो बात का जवाब नहीं देते, फोन नहीं उठा रहे साहब। और साहब ये हालत ये है कि मतलब हमको खबर लगी है कि साहब उनका घर बन रहा था, उसका कहीं से पैसा आना था, वो अभी आया नहीं था, तो वो हमारा पैसा उसमें खर्च कर दिए। तो साहब बताइए हम क्या करें? तो बस भैया ये जो आप जब दे रहे थे और जो आप काम कर रहे थे, हम आपसे बार बार एक चीज़ फोरम में मीटिंग में बुलाने के लिए कहते थे, भैया सिस्टम पे आ जाओ, सिस्टम सीख लो। जो बार बार कहते थे सुरेखा मैम का वीडियो देख लो, फोरम में आया करो, मीटिंग में आया करो, तब तो भैया आप सुन ही नहीं रहे थे। आपको तो एक ही धुन लगी थी कि नहीं हम में तो सब कुछ आवत है, हम काहे जाइए। हम तो ठीक हैं जो हम मीटिंग में रोजा एक के बाद बताई जाती, तो हम रोज एक बात सुनने के लिए साहब हम तो सब जान गए हैं। आप बार बार यही कहते थे। तो साहब अब यही है कि आप साहब मीटिंग में वो तो जो हो गया वो हो गया, आप थोड़ा सा जो आगे प्रोसेस में लेके आइए, उस पर देखा जाएगा क्या हो सकता है। लेकिन आगे प्रोसेस में आप मीटिंग में आइए, चीज़ें देखिए और धीरे धीरे अपनी बिलिंग अपने हाथ से खुद कराना सीखिए, अपनी तो बिलिंग मतलब कराना सीखिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो ऐसे किस्से आएंगे। जी। अब आप ये कहें आनंद जी ये तो बहुत गड़बड़ बिजनेस है, इसमें ये किस्से क्यों आ रहे हैं? भैया आएंगे, पहले बता दे आएंगे। अब दूसरा किस्सा क्या आएगा? जी। दूसरा किस्सा आएगा कि आपके टीम के अंदर ही लोग अपनी टीम बनाना शुरू करेंगे, एक ये भी किस्सा आएगा। जी। तब क्या करेंगे आप भाई बताइए? तब भी समस्या ही तो है ना। जी सर। भी समझते। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप बाहर प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे तो भी 80-20 का रूल आएगा, और जब आप नेटवर्क चलाएंगे तो भी 80-20 का रूल आएगा। अभी कुछ लोग आएंगे
जो कहेंगे सर वो दूसरी कंपनी कर रहा है, उसने कहा मेरा प्लान देख लो, तो सर मैंने उसका प्लान देख लिया है और सर अब वो कह रहा है कि मतलब समझ गए आप कि अब क्या कह रहा है, तो ये भी होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं 80% का नरक है और 20% की चांदनी है, लेकिन जो 80% का नरक है उसकी वैल्यू बहुत कम है और जो 20% की चांदी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये है जी सर। तो ये रहेगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो जाहिद जी के पास में आएंगे बहुत बड़े बड़े दूसरी कंपनी के लीडर और जाहिद भाई को बोलेंगे वाह जाहिद भाई मोदी केयर में क्या जबरदस्त काम कर रहे हो, अरे वाह प्लेटिनम डायरेक्टर हो गया आपकी, तो इतना बड़ा नेटवर्क हो गया होगा। तो जाहिद भाई को ब्राइब देंगे, लालच देंगे, जाहिद भाई 20 लाख रुपए एक मुश्त ले लो, अपनी पूरी टीम को लेकर के मेरे नई कंपनी में आ जाओ, ये सब होगा। अब ये सवाल है कि सिस्टम 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 आनंद जी क्यों रटते हैं, क्योंकि अगर तो जितने 30 पॉइंट मैंने बताए हैं, जो 30 गुण बताए हैं, बुरे गुण जो आपके अंदर है, ये लोगों में रहते हैं और सिस्टम में ही इतनी ताकत है कि वो उन गुणों को गायब करेगा। तो मैं आपको बताऊं, पूरा फोरम पूरा टीम आपका इंडिकेट करता रहेगा कि कौन सिस्टम से कितना दूर है। ये तो सर फैक्ट है कि ये पता चल जाता है, लोग बता देते हैं खुद ही अपने आप को कि हम आपके साथ चल रहे हैं या हम आपसे बगावत करके हम अलग क्या जा रहे हैं। और जो हाँ। सिस्टम से बगावत कर लेता है सर, तो सिस्टम हाँ। से बगावत में पोजीशन वही होती है कि घर का भेदी लंका ढाए, जो पार्टी छोड़ गया उसकी कहीं भी तो जगह नहीं होती। तो मैं वही कह रहा हूं ना, ये होगा, मैं सबके सामने ऐलान बोल रहा हूं, ये होगा और मेरे सामने होता है, लेकिन ये अपने को शांत रखने का। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा कर रहा है, अब आप उसको गाली गलौज करने लगे, आप उसको बुरा भला करने लगे, आपने मुंह फुला लिया, उसके फोन का जवाब नहीं दे रहे, ये सब नहीं करना है, आपने नॉर्मल रहना है। मैं पिछले 2 दिन से इसी की तो मेहनत कर रहा हूं और अगले 49 डेज तक ये मेहनत करूंगा। मैं 49 डेज का पूरा प्रोग्राम है मेरा वो। अरे हाँ, कंप्लीट 49। जिस टॉपिक को मैंने कल छेड़ा है वो टॉपिक अगले 49 डेज तक कंटिन्यूअस चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम ही यही है कि विपरीत परिस्थितियों में, वो चाहे आप जब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तब हो, चाहे आपका ग्रुप है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए, क्रिएटिविटी बढ़ाते हुए क्रिएशन की तरफ जाना, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग का दही कर लेना, लोगों को इल्जाम लगाना, लोगों पे इल्जाम देना, अपनी कमियां न गिनाना, अपनी कमी न मानना और केवल रोते रहना और सर्वनाश कर लेना, ये रिएक्टिव आदमी की निशानी है। तो हम लोग बेसिकली रिएक्टिव नेचर के हैं और हमको प्रोएक्टिव बनना है। जाहिद भाई आपको याद होगा, मैंने आपसे पहली और सबसे पहली बात हाथ जोड़ के यही कही थी कि जाहिद भाई गुस्सा न करिएगा, और तो कुछ नहीं कहा था मैंने, एक ही लाइन बोली थी मैंने। मतलब आज तक अगर मैंने कोई सलाह दी है या मेरी इतनी हिम्मत या मेरी इतनी जुर्रत हो पाई कि मैं जाहिद भाई से कुछ कह पाऊं, तो मैंने सिर्फ भले मानुस होकर के, और वो भी हाथ जोड़ के ही कही थी आपसे। मतलब ऐसा नहीं कि कंधे पे हाथ रख के समझाया हो आपने ना, हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि जाहिद भाई गुस्सा मत करिएगा, इस बिजनेस के लिए गुस्सा बिल्कुल ठीक नहीं है, काम करिए। जी सर। ऐसे ही मैं लोगों को, सारे लीडर्स को कुछ ना कुछ चीजें ऐसे ही बता देता हूं कि आप ऐसा ना करिए, तो मस्त रहिए। तो मेरी वो बात पूरी नहीं हुई, अभी मैं कंटिन्यू कर दूं। आपके बिजनेस के अंदर कुछ लोग बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस पहले दिन से ही आ जाएंगे, जो लुकिंग जोन में होंगे, जो ड्रीमर होंगे, वो सिस्टम की तरफ आएंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, वो लोग भी होंगे। और कुछ लोग होंगे करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं वाले होंगे, और कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, न करेंगे और न करने देंगे, 4 तरीके के होंगे ना। ये ध्यान रखिए, आपके नेटवर्क के अंदर ही होंगे। अब पता लगा कुछ गैर जिम्मेदार कंसल्टेंट की वजह से आपके दिमाग में धुआं निकल रहा है, आप अपने को काबू नहीं कर पाए, तो सर आप मिट जाएंगे, आपकी विदाई तय है। ना नहीं हो पाएगा। इसलिए विपरीत परिस्थितियों को आकलन पहले से करें।
आपके नेटवर्क में कुछ लोग लंबी डोज देंगे, आ रहा हूं सर, बस मैं करूंगा सर, बस मैं लौट आऊं सर, बस ये सर खत्म हो जाए, बस बस तुरंत करने वाला हूं सर, अब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूं सर, बस अगले महीने से करूंगा सर, बस ये हो जाए। ऐसे झुल्ला देने वाले बहुत लोग होंगे। आप इंतजार में बैठ गए, अब आप इंतजार किए जा रहे हैं, तो नहीं करना है। तो बस मुझे ये कहना है कि आपके नेटवर्क के अंदर कुछ लोग सीरियसली काम करेंगे, कुछ लोग सीरियसली काम नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको लटका के रखेंगे, और कुछ लोग ना अपना काम करेंगे ना आपका काम करने देंगे। सबसे प्रेम करना है, ये समझो, परेशान नहीं होना है, सबसे प्रेम करना है। नेटवर्क का साइज बढ़ाते चले जाओ, उसमें इंडल्ज मत हो। प्रोस्पेक्टिंग करने जाओ, अगला मना करेगा, वो अपॉर्चुनिटी को मना कर रहा है, आपको नहीं मना कर रहा है। सारे सवालों के जवाब में दो चीजें मैंने बता दी, पूरे वर्ल्ड के लिटरेचर का निचोड़ मैंने बता दिया। दो चीजें लिख लें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जैसा कि आप जानते ही हैं। और फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला, स्माइल होनी चाहिए, ओवर इंफॉर्मेशन मत दे, मिनिमम इंफॉर्मेशन दे, टूल्स का यूज करें, बहस बिल्कुल नहीं करें, चेहरे पे आपके भाव गड़बड़ाने नहीं चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपके पास में, तो ये काम हो जाएगा आराम से। सर वो जो एक प्रॉब्लम जो सर आप बता रहे हैं ना सर, वो आप बार बार ये कहते हैं ना, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या आपका ऑर्गेनाइजेशन पे हम बात कर रहे हैं, तो अब ये हमारे आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, हाँ हमारी आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, अब नीचे से कोई एक खुराफाती दिमाग आ गया, हाँ खुराफाती दिमाग आ गया, अरे का हो आनंद सर के साथ फारी गुजरात हो, वही जौन जाना थे वही जाना था तुम, मैं खुद कुछ नहीं मालूम है, इतने साल से साल बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस आनंद जी बताएंगे वही काम करोगे। तो कुछ सवाल वो जो नीचे हमारे, अब क्या हुआ कि वहाँ पे ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया। तो ये अगर लीडर इस चीज पे, अगर जैसे जो ट्यूनिंग हमारी आपकी है या हमारे साथ हमारे अपनी डाउन, अगर आपने अपने एक्टिव अपलाइन को अगर आपने छोड़ दिया किसी और के कहने पे, तो समझिए कि बस आपकी नौवा में जो है कील घुस गई है, हाँ, तो छेद हो गया। यही है, यही है। तो आप देखिए, वो ना खुद कुछ करेंगे और ना आपको कुछ करने देंगे। वही तो मैंने बोला ना, यही अब मैं इशारे में, आपने बात पूरी खुल के कह दी, मैं इशारे में बोल रहा था कि कुछ लोग ना खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। कहने का मतलब यही है, वो कहीं ना कहीं खुरपेश लगाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है ये होने दो अपने ग्रुप में भाई, ये जिसको जितनी गंद फैलानी है, जिसको जितनी पॉटी करनी है, जिसको जितनी खुराफात करनी है, उसको करने दो। कुछ गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से सिस्टम पे आंच तक नहीं आएगी। हमने आपको क्या बोला जाहिद भाई, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके साथ आपके लीडर की अंडरस्टैंडिंग, हमारी हमारे अपलाइन की अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग होती रहेगी, इसी को सिस्टम कहते हैं, और कुछ सिस्टम नहीं है। जाहिद भाई 100 बार गर्ज है यार, हमको 100 बार गर्ज है, किसी को हो ना हो, मुझको 100 बार गर्ज है। हम रिटायरमेंट से पहले मोदी केयर से आप सब लोगों को कम से कम 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए कमाते देखना चाहते हैं, ऐसा मेरा गर्ज है। तो मेरी गर्ज है तो झुकूंगा मैं भैया, सीधी बात है। और मैं अपने पूरे ध्यान को बकवास में नहीं लगाऊंगा, भुजाओं में ताकत है, और प्लान दिखाऊंगा, और लोगों को ले आऊंगा, नए नए लोग आएंगे, और उससे मेरा ग्रुप खुशहाल होगा। ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे ग्रुप के अंदर राजनीति खत्म हो जाएगी, तोड़ा तोड़ी खत्म हो जाएगी, सब चलेगा, सारी गंद चलेगी, हम मजबूत बने रहेंगे। सर अगर देखें तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, हाँ, तो बिजनेस जो हमारा बिजनेस है, जिस भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, हाँ, अगर थोड़ा सा बिजनेस बैकग्राउंड पीछे कहीं से भी आप थोड़ा सा अगर सीख लेते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप ग्रुप ऑफ कंपनीज पे काम कर रहे हो। और क्या, बार बार आप खुल के नहीं बताते हो, लेकिन मैं उस चीज़ को, आप ग्रुप ऑफ कंपनीज पे काम कर रहे हो, और आपको कंपनी बनाने के लिए भी 7% चाहिए, और आपको भी 7% चाहिए, इक्विटी चाहिए, आपको शेयर होल्डिंग चाहिए। तो इक्विटी के लिए आप नीचे अपने बंदों को लेकर के आओ, बस वहाँ से माल बेचना है, गुड्स बेचना है, इक्विटी लाना है, शेयर होल्डिंग करनी, आप शेयर देते चले जाओ, ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक बनते चले जाओगे। बिल्कुल यही, ये बिल्कुल थोड़ा सही। सा विजन क्लियर करने की जरूरत है, और हाँ, जिस हाँ, दिन लोगों को ये विजन क्लियर हो जाएगा कि वो उसे खुद लगने लगेगा कि हाँ यार हम ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हैं, हमारे नीचे जो है 50 कंपनियां चल रही हैं, है ना, तो वो वहाँ से चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। लेकिन वही एक सवाल आता है ना कि लोगों के दिमाग में, आज भी लोगों के दिमाग में ये आता है सर
कि कहीं ना कहीं हम बहुत छोटा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, लोगों को छोटा। तो मैं अक्सर यही अल्पेश जी का एक वो बहुत अच्छा वो है कि अगर जूते का काम अगर छोटा होता तो कभी बाटा नहीं होता, और लोहे का काम अगर छोटा होता तो कभी टाटा नहीं होता। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। यही एक मिसाल है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस बस मेरा सोच। मेरा जी जाहिद जी, मैं टोक रहा हूं आपको। मेरा भी वही कहने का मतलब है कि ये अब आप भी समझ गए हैं, ये ऐसा ही है। तो प्रेम से जैसे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्लियर करते रहिए। बस मेरा ये कहने का मतलब है, आपके लाख क्लियर करने के बाद भी कुछ लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बस इतना ही मेरा कहने का मतलब बिल्कुल बिल्कुल है, सही और है। कुछ नहीं है। तो जैसे बिल्कुल सही है। जैसे आप एक्साइटमेंट से जिम्मेदारी लेकर के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ करते रहिए। और आपको जानकारी रहेगी कि आपके ग्रुप में कहां कहां गड़बड़ होना शुरू हुआ है और या जी कहां गड़बड़ होगा, जी। तो उसका परपंच न करिए आप मत करिए। सीधे अपने एक्टिव अपलाइन तक जाइए, उनसे कहिए साहब ये मैं देख रहा हूं, वो जो बता दे वो चुपचाप कर दीजिए, उसका हंगामे में मत बताइए। इतना इतना होना चाहिए। क्योंकि ये कहेंगे कि नहीं होगा, अरे साहब यही तो मैं कह रहा हूं ये होगा, अब क्या करना है? सर वायरस बहुत है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ। सिस्टम इज योर इम्यूनिटी। तो मेरे पास एक ही विकल्प है कि क्या मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेता हूं। मैं वायरस बाहर नहीं खत्म कर सकता हूं, मैं अपने को बार बार ये कह रहा हूं, लेट इंप्रूव अवर सेल्फ। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और वायरस के बीच में जिंदा रहते हैं, मस्ती से घूमते हैं और मजे करते हैं, क्योंकि ये सब रहेगा। इसीलिए बाहर वालों के सवाल रहेंगे, बाहर वालों की मजाक रहेगी, बाहर वाले नीचा दिखाएंगे, बाहर वाले ये करेंगे। ऐसे ग्रुप के अंदर होगा, कुछ लोग आपसे इत्तेफाक रखेंगे, कुछ लोग आपसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कुछ लोग आपकी छोटी छोटी बात का बुरा मानेंगे, कुछ लोग बहुत भावुक होते हैं। इन सबके साथ आगे बढ़ने का तरीका यह है कि आप अपने को बेहतरीन इंसान बना लें। बस आप अपने को बेहतरीन इंसान बना लें, जिसके लिए मैं रात में बैठ करके रोज सिखा रहा हूं। 2 दिन हो चुके हैं, 49 डेज में 47 डेज बाकी बचा हुआ है। सोचिए जाहिद भाई, मैं कितना बड़ा पागल आदमी हूं कि एक टॉपिक को मैं 49 डेज, यानी 49 डेज इंटू 1.5 आवर्स आप कर लीजिए, इतना समय मैं उस टॉपिक पे दूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे उम्मीद है कि इतना करने से हमारी जितनी लीडरशिप है यहाँ पे, सबको क्लियर हुआ होगा कि मेरा कहने का मन क्या है और मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूं। और सभी लोग बने रहे। और हमारा 2:45 पे हमने शुरुआत करी थी, इस समय 4:45 हुआ है, ठीक 2 घंटे का समय लगा। और मैं चलते चलते बस जैसे हम लोग एक